आईएमसी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखिए डिजाइन किया हुआ है। ये हमने बक कन्वर्टर लिया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा बक कन्वर्टर है ना। जी सर। और यहाँ पे बक कन्वर्टर का ट्रांसफर फंक्शन मुझे लिखना है। फिर यहाँ पे हमने जो हमारा आईएमसी का कंट्रोलर आता है जीसी, उसको लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा तो इसके पहले जब हम लोग पीआई कंट्रोलर पढ़ रहे थे तो पीआई में हमने क्या किया था, एक बक कन्वर्टर लिया था, उसका ट्रांसफर फंक्शन लिया था, और फिर हमने पीआई डिजाइन करके चेक किया था। वो उसका ओवरशूट अंडरशूट कंट्रोल करके हमने एक अपना मॉडल रन करके दिखाया था कि हाँ वो ट्रैकिंग हो रही थी, वो अपना जितना सेट पॉइंट हम लोग दे रहे थे वो उसको ट्रैक कर रहा था। यही हुआ था। जी सर। तो ट्रांसफर फंक्शन उस समय हम दूसरा। लोगों ने स्टेट स्पेस मेथड से निकाला था, अगर आपको याद हो। तो हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया था स्टेट स्पेस मॉडल को, और फिर इसका एक हमने ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था। तो ये कोड आपके पास ऑलरेडी होगा, यहाँ तक का कोड यहाँ तक। हमने ABCD पैरामीटर निकाले थे ट्रांसफर फंक्शन से, फिर CSI-A का इनवर्स इंटू B प्लस डी करके हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला था। तो ये चीज़ें वहाँ पे की गई थी। अब आज हमको जो करना है तो एक सिंपल मेथड होता है ट्रांसफर फंक्शन का। अगर आप लोगों ने बक कन्वर्टर का देखा होगा, आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल अगर आप देखेंगे तो बक कन्वर्टर का ट्रांसफर फंक्शन आता है V इनपुट इंटू R डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर LCR प्लस SL प्लस R। इसमें R अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है आपका LC, ये बन जाता है L बाई R, ये हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा V इन डिवाइडेड बाई LC S स्क्वायर प्लस L बाई R S प्लस 1। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये सब लोग लिखते चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ आज उसको पूरा तुरंत करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। तो आपका जो बक कन्वर्टर का GVD आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, वोल्टेज आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल, V आउट बाई D आएगा V इन डिवाइडेड बाई L इंटू C S स्क्वायर प्लस L बाई R S प्लस 1। इतना आ गया। जी सर। अब देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कर दिया है। जो मेरा बेसिक ट्रांसफर फंक्शन था पहले वाला जो स्टेट स्पेस का था, वहां पे देखेगा मैंने बक को कैपिटल में लिखा है, इसको याद रखिएगा। जो अभी मैं ट्रांसफर फंक्शन इसको देख के लिख रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे इनपुट किया है स्मॉल में। बक में देखिए बक इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन नम कॉमा डेन लिखते हैं तो नोमीटर का देखेगा यहाँ पे केवल वी इन के टर्म आ रही, वो भी कांस्टेंट है, तो 0 0 वी इन आ जाएगा। ये कैसे लिखा गया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जी सर। ठीक है। अब उसके बाद हमने इसका डिनोमिनेटर लिख दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, L इंटू सी है, तो जो एस स्क्वायर का कोफिशियंट है वो L इंटू सी है, जो S का कोफिशियंट है L बाई आर है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बक का। जी सर। और जो ट्यूनिंग पैरामीटर होता है वो लेमडा होता है, और n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 या 2 क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, हमने 2 लिया हुआ है। और हमने यहाँ पे कन्वर्टर डिजाइन किया है। अब देखिए अगर मैं इस बक कन्वर्टर के पैरामीटर को रन करना चाहता हूँ तो मुझे पहले यहाँ तक इनकी वैल्यू को रन करना पड़ेगा, है ना। ये रन हो गया है। और मैं स्टेट स्पेस भी रन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बार आपसे कंपेयर करा के दिखाऊंगा कि जो पहले हमने ट्रांसफर फंक्शन लेके आए थे स्टेट स्पेस मॉडल से, वो और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टेट स्पेस का मॉडल आ गया है आपके पास। अब मैं अपना कन्वर्टर जो आज का ये फार्मूला था उससे जो मैंने डिराइव किया हुआ है उसको हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया है। तो इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज आई है। देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 2e की पावर 6 आ रहा था, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आया है 12 डिवाइडेड बाई 5e की पावर माइनस 7 एस स्क्वायर प्लस 2e की पावर माइनस 5s प्लस 1। क्लियर यहाँ पे ये वाला ट्रांसफर फंक्शन सबको। जी सर। ठीक। अब लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 0.015, एन की वैल्यू 2 ली है। अगर मैं पहले यहाँ पे 1 को एन को 1 ले लेता हूँ, लेमडा को और 0 लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा को और 0। जितना स्मॉल लेमडा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट उतना छोटा रहेगा और ट्रैकिंग उतनी फास्ट होगी। लेकिन उतनी तेजी से वो ट्रैक कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए आपको लेमडा को ट्यून करते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, तो मैंने एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली है जो मेरे अप्रोक्स में, मतलब जो मेरे मतलब अंडरस्टैंडिंग में ये आ रहा है कि हाँ ये एक सूटेबल वैल्यू हो सकती है। तो हमने यहाँ पे बक को लिख दिया था लेमडा 1, और जैसे ही मैंने कंट्रोलर के अप्लाई किया तो कंट्रोलर का पार्ट तो आ गया है, लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ पे जीसी का जो नॉमिनेटर है वो सेकेंड ऑर्डर का, डिनोमिनेटर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम एन को लेते ही इसीलिए हैं ताकि ये आपका प्रॉपर या स्ट्रिक्टली प्रॉपर आए, लेकिन ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। जी सही है। सर। तो अब हमने यहाँ पे बाकी सारी चीजों को ना कमेंट आउट कर दिया है, रन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे देखिए मैंने इनपुट किया है जीसी का,
और यहाँ पे मैंने इनपुट किया है बक, जो आज मैंने ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया उसको। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो देखिए एक एरर लिख के आएगा। एरर लिख के आ रहा, दी LTI ब्लॉक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मॉडल विथ मोर जीरोस देन पोल्स। मतलब कि ऐसा LTI बॉक्स जिसमें आपके जीरोज की संख्या ज़्यादा हो पोल से, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सही है ये। तो हमने क्या किया यहाँ पे, n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 कर दी हमने, 2 हो गया। और सिर्फ हमको इतने ही दूर का रन करना है क्योंकि हमको GC चाहिए। अब देखिए सेकंड ऑर्डर बाई सेकंड ऑर्डर आ गया है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल डिस्टर्बेंस को 0 लेके चल रहा हूँ, है ना। डिस्टर्बेंस को मैं यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट थ्रो कर देता हूँ। इसका मतलब ये, एक मिनट, ये नहीं हो रहा कमेंट थ्रो, मैं डिस्टर्बेंस सर को दूसरा हाँ जो दूसरा जो समेशन ब्लॉक है सर, उसे कैसे रोटेट कराए हैं? कौन सा, ये वाला? उस जो स्कोप के नीचे, जी सर, उसका साइड चेंज कर दिए आप, पोर्ट ही। चलिए ये इस तरह से दिख रहा है ना। जी सर। देखिए ये आपका कंट्रोल R से इस तरह दिखता है बाय डिफॉल्ट। जी सर। यहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो खड़ी लाइन होती है। देखिए अगर मैं इसको पहले लगा देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका ये इस तरह से आता है, प्लस प्लस इस तरह से बाय डिफॉल्ट सिंबल आपका आता है, ये आता है बॉक्स का। जी सर। अब मैं आज इसी पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कितने तरीके से हम सम को लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसी में ये जो आपका सिंपल एक खड़ी लाइन मैंने हटा दिया, दिख रहा है, केवल मैंने प्लस प्लस लिखा है ना। जी सर। अब मैं अगर इसको अप्लाई करूंगा ना, तो एक प्लस नीचे आएगा, एक प्लस ऊपर चला जाएगा। देखिए हो गया। जी सर। अब अगर इसी को मैं सबसे राइट में लगा देता हूं, तब क्या होगा, देखिए दिख गया, ये मिड जी और सर। अपर में चला जाता है बाउंड। जी सर। हाँ, अब इसको आप कंट्रोल R से रोटेट कर सकते हैं। इससे बेस्ट एक पार्ट आता है रेक्टेंगुलर का। देखिए रेक्टेंगुलर में, एक्चुअल में अगर आप रेक्टेंगुलर कर भी लेंगे तो आपको जो मिलेगा बाय डिफॉल्ट इस तरह से मिलेगा। मतलब आप इस तरह से देखिएगा ना, तो ये जो यहाँ पे इनपुट होता है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर में इतना गैप खाली है, नीचे में दोनों एक साथ आ रहा है ना। जी हम सर। चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा इवन आ जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, वो डंडी हटा देनी है, वो डंडी हटा के अप्लाई कर दीजिए, इक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूट। जी सर। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप 3-4 इनपुट चाहते हैं, सबको अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड कर देगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जी मैं सर। बात कर रहा था कि हमने जो है अपना GC ड्राइव कर लिया था, GC आ गया था मेरा। ठीक है, GC आ गया है। अब देखते हैं, हम लोग इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे GC भी आ गया, यहाँ पे बग भी आ गया। ये आपका वर्क स्पेस से कंट्रोलर और इस प्लांट का एक्चुअल में जो ट्रांसफर फंक्शन था, यहाँ पे देखिए प्लांट है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है, और यहाँ पे कंट्रोलर है। सबको समझ में आ रहा है? ये देखिए ये बक कन्वर्टर है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये बक कन्वर्टर है, ये बक कन्वर्टर है। ये ट्रांसफर फंक्शन है बक कन्वर्टर का, या मॉडल बोल सकते हैं, TF बक लिख देते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया आपका GP। अगर सबसे आसान भाषा में समझेंगे तो ये आपका GP हो गया, ये आपका हो गया GM, और ये आपका हो गया GC। ये प्लांट है, ये आपका मॉडल है प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन, और ये GC है। अब देखते हैं कि हमने अगर 8 का रेफरेंस दिया था तो आउटपुट कितना आया है। 8 को ट्रैक कर रहा है ये, यस सर। है ना, ये 8 कहीं होगा। 8 को ट्रैक किया, और फिर उसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि यार ये डिस्टरबेंस एक बार दे के देखते हैं कि ट्रैक करता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 वोल्ट का डिस्टरबेंस दे दिया है 0.5 सेकेंड पे, और मैं इसको ट्रैक कराना कुछ कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्टरबेंस आया, 3 वोल्ट तक का डिस्टरबेंस भी अगर आ रहा है 10 वोल्ट 12 वोल्ट में, तो भी उसको इजी वे में वो सप्रेस कर दे रहा है। हालांकि 3 वोल्ट का डिस्टरबेंस आ नहीं सकता, कभी इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं आता है किसी सर्किट की एलिमेंट की वजह से। 3 वोल्ट का डिस्टरबेंस कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो कंट्रोलर है वो उतना रोबस्ट है कि किसी भी डिस्टरबेंस को वो दोबारा से हटा करके फिर से उसको उतने पे ट्रैकिंग पे लेके आ रहा है जितना हमने ट्रैकिंग वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जी एक दो इनपुट और ले लेते हैं। तो मैंने ये वाला ब्लॉक लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, इसको लेके आ गए,
और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये मल्टीपल इनपुट पे ट्रैक करता है कि नहीं। अगर हम वोल्टेज ही अपना रेफरेंस वोल्टेज ही चेंज करें बार बार तो कितना करता है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। ये हमने स्टेप टाइम दे दिया 0 पे, 0 पे इसकी वैल्यू हो जाए 5 वोल्ट, पहले नहीं ठीक है 8 वोल्ट को ट्रैक करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 सेकेंड बाद 2 वोल्ट और बढ़ा दे, तो ट्रैकिंग कितने की हो जाएगी, 10 वोल्ट की हो जाएगी। जी सर। हमने इसको अनकमेंट कर दिया और ठीक है इसको रन करके देखते हैं। डिस्टरबेंस मेरा ऐड है 0.5 पे ना, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, 0.5 के बजाय 0.8 कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, क्योंकि 0.5 पे दो चीज़ हो जा रही थी कि हमने सेम इनपुट भी चेंज किया है और डिस्टरबेंस भी लगा दिया है, तो पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहला ट्रैक दिया था 8 वोल्ट का, फिर दूसरा ट्रैक दिया 10 वोल्ट का, फिर यहाँ पे मैंने 0.8 सेकेंड पे मैंने डिस्टर्बेंस दिया था, उसके बाद भी ये सप्रेस करके उसको फिर से ट्रैकिंग पे लग गया। तो ये काम कर रहा है कंट्रोलर। जी सर। बस इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ट्रांजिएंट ज़्यादा आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कंट्रोलर का जो पैरामीटर है, ट्यूनिंग पैरामीटर, उसको चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या आता है। सारा सेटअप यही रहेगा, बस मैं लेमडा की वैल्यू को चेंज करता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू उसको थोड़ा सा 1 पॉइंट और कम कर दिया और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना, बस इसी को रन करना है। बार बार जीसी ही मेरा चेंज हो रहा है। जीसी चेंज होने के बाद मैंने फिर से इस प्लांट को रन कर दिया। देखिए अब कुछ चेंज आया आपको, थोड़ा सा और हमको कम स्टेबल नहीं करना। हुआ सर। हाँ चलिए हमने इसको और किया, नहीं ट्रैकिंग तो हो गई है ज़्यादा। इस मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा सा डेविएशन ज़्यादा आ रहा है ना। जी सर। तो 1.5 था तो हम उसको सीधे 1.8 धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या अंतर आ रहा है। जीसी मेरा हो गया, हमने इसको अपडेट कर दिया। अभी भी ट्रांजिएंट ज़्यादा है, इसका मतलब कि मुझे इसको एटलीस्ट 2 तक लेके जाना होगा। एक बार देखते हैं, इसको 2 तक लेके चलते हैं। 18 के बजाय मैंने इसको 20 कर दिया है ना। और फिर हमने इसको इवेल्यूएट किया, अपडेट होती है हमने इसको रन कर दिया प्लांट को। थोड़ा सा कम हुआ है अभी ट्रांजिएंट है ना, तो इसको 2.5 कर लेते हैं। एक्चुअली में इसमें हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं और फॉर लूप के बाद ये ओवरशूट जो होता है उसको रन करके चेक कर सकते हैं कि सबसे मिनिमम कब आ रहा है। कोई एक एरर इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। ये और कम हुआ अभी, तो यहाँ पे इसको हम 0.3 करके चेक कर सकते हैं। सीधे 25 से 30 कर दिया हमने इसको 0.3। फिर इसको रन कर सकते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अभी ज़्यादा जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे 50 करना चाहिए, यहाँ पे 5 करना चाहिए, 0.005। उप्स, पूरा रन कर दिया मैंने, केवल इतना ही रन करना था, कोई बात नहीं। अभी देखिए स्मूथ आ रहा है। तो अब जाके यहाँ पे मैं 0.55 करके एक बार चेक करता हूँ कितना आ रहा है। मैंने कंट्रोलर को अपडेट कर दिया और फिर से दोबारा रन किया। देखिए अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी सर। 0.58 कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक ट्यूनिंग पैरामीटर एडजस्ट होता है। उप, फिर से रन कर दिया पूरा। अभी बढ़ गया, इसका मतलब 0.55 ठीक था ना, 0.55 तक ठीक था। क्या हो रहा है, चलिए इसको हमने रन कर दिया और मेरे लिए ये वैल्यू अच्छी है। ये एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है। ये 8 पे ट्रैक कर रहा है, जो फिर 10 पे जो हमने ट्रैकिंग दी वो ट्रैक कर रहा है। और इसमें लेमडा की वैल्यू 0.00055 है और एन की वैल्यू 2 है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने लिया था पीआई कंट्रोलर, जो हमने लिया था पीआई कंट्रोलर डिजाइन किया था हमने ना। हेलो, जी सर। उससे एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है। और दूसरी चीज़ ये करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो मॉडल लिया था पहले और अब वाला जो मॉडल है, एक बार उसको कंपेयर कराते हैं।
तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, अपने वाले बॉक्स को जो मैंने आईएमसी का लिया था, ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इसको। हाँ, तो एक इसमें देखिए आपका तो प्लांट हो गया, ये बक कन्वर्टर का प्लांट हो गया आपका, है ना। दूसरा हमने यहाँ पे एक और एलटीआई बॉक्स लेना है, जो स्टेट स्पेस से आया था ट्रांसफर फंक्शन, अगर आपको याद हो तो वो कैपिटल में बक लिखा हुआ था ना। हेलो, जी सर। यो कैपिटल में बक लिखा हुआ था, इसको हमने अप्लाई कर दिया। तो ये स्टेट स्पेस का ट्रांसफर फंक्शन है ना। ये आज हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाला है, वी इन डिवाइडेड बाई एल सी इंटू एल सी एस स्क्वायर प्लस एल बाई आर एस प्लस वन, वो वाला ट्रांसफर फंक्शन स्मॉल में। LCS प्लस आर। जी हाँ, सर। और सेम चीज़ है, हम बस केवल टेस्ट करते हैं कि क्या ये एक दूसरे को मतलब कि मिमिक कर रहा है कि नहीं। ये हमारा एक्चुअल मॉडल है, इस मॉडल को दोनों ट्रांसफर फंक्शन कितना मिमिक कर पाते हैं, हमने स्टेप इनपुट करके दे दिया है। इसका रिस्पांस देखिए, एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। मैच कर रहा है सर। हमने दो इनपुट दिया था, देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग इसकी होनी थी, और क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए दिया गया है, तो अगर हम इसको अच्छे ज़्यादा समय के लिए बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा जी। ये 10 के लिए हो गया, और सेकंड तो पहला वहीं रहने दीजिए, दूसरा जो है 5 पे, उसको 5 पे कर लेते हैं। अप्लाई कर दिया हमने, इसको रन कर दिया। थोड़ा समय लेगा लेकिन ये देखने में सही रहेगा। इसका मतलब कि दोनों ही बक कन्वर्टर का जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया है, दोनों ही ट्रांसफर फंक्शन भले ही देखने में अलग दिख रहा है, अभी मैं दोनों ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आपको दिखाऊंगा, वो लगेगा कि अलग है, लेकिन देखिए वो दो ट्रांसफर फंक्शन देखने में अलग हैं, फिर भी वो सेम मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, दिख रहा है। जी सर। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर आप इनका ट्रांसफर फंक्शन देखिएगा कि इनके ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार बक लिखता हूँ, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन देखिए ये आ रहा है, और फिर मैं बी यू सी के बक लिखता हूँ, तो दोनों का ट्रांसफर फंक्शन में जो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वाला ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, दूसरा वाला ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, दोनों में अंतर है ना। जी सर। लेकिन दोनों ही एक ही प्लांट को मिमिक कर रहे हैं, एक आपका स्टेट स्पेस से आया है, और एक जो आपका किससे आया है, सीधे सीधे जो आपका सेकंड ऑर्डर का सिस्टम होता है वहां ट्रांसफर से। फंक्शन इक्वेशन से। जी हाँ, सर। वहां से आया हो, ठीक है। तो अब एक चीज और रह गई कि हम इसका पीआई वाला जो पार्ट दिखा रहे थे, तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो था ये पीआई वाला पार्ट था, अगर किसी को याद हो कि हमने यहाँ पे पीआई कंट्रोलर लिया हुआ था। देखिए आपको याद हो जो हमने पी और आई की वैल्यू को ट्यून करके लेके आए थे, ठीक है। तो ये पीआई कंट्रोलर है, और ये हमारा कौन सा है, आईएमसी है। इनको हम कंपेयर करते हैं कि बेटर कौन सा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम ये इनपुट सर देना कमेंट पड़ेगा। इन कमेंट आउट कैसे कर रहे हैं? कंट्रोल शिफ्ट एक्स, किसी भी मॉडल को कमेंट ओके। इन कमेंट आउट करना हो तो उतना आप एरो से सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अपना ये पूरा ब्लॉक जो मेरा है उसको ऐसा करते हैं, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, और लेके चलते हैं इसके पीआई के नीचे तक। थोड़ा सा और हो जाए भाई, ठीक है। पीआई के नीचे तक आ गया ये, ठीक है ना। अब इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। अब क्या करना है हमको इनपुट एक ही देना है, तो ये 8 इनपुट हटा करके इसका जो इनपुट आ रहा था वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ताकि दोनों को सेम इनपुट मिले, है ना। जी सर। ये हमने 1 कर दिया, 1 पे ही था। और हमने जो आउटपुट लिया ना, मैं यहाँ पे आउटपुट लेके चलता हूँ, तो एक मेरा 3 का चाहिए, सॉरी। देखिए यहाँ पे मैं 3 का ले रहा हूँ। पहला मेरा हो जाएगा रेफरेंस, जो मैंने रेफरेंस दिया है। दूसरा मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दो है, एक प्लांट के साथ पीआई लगा है, एक ट्रांसफर फंक्शन के साथ पीआई लगा है। तो मैं प्लांट वाले मॉडल में जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने एक पीआई के साथ जो प्लांट था उसका आउटपुट ले लिया। मैंने दूसरा लिया है पीआई के साथ में, ओ आईएमसी के साथ में जो मेरा प्लांट लगा हुआ है उसका मैंने आउटपुट ले लिया। तो ये वाला जो बॉक्स है ये मेरा डिजायरेबल रिजल्ट देगा। तो अब मैंने इसको रन कर दिया है, देखते हैं। इसमें हमने पीआई के साथ आईएमसी को कंपेयर किया हुआ है,
जो ग्रीन सिग्नल है वो किसका है? देखिए, ये रहा रिफरेंस, तो मैं पीआई इसको, का है। हाँ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ आर का, तो नाम तो पड़ा हुआ है। और ये जो वाई मॉडल करके आ रहा है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी आई, है ना। और जो ये आ रहा है जी इसको सर। मैं नाम दे रहा हूँ आई एम सी। और यहाँ पे हम लीजेंड ऑफ, लीजेंड ऑन करके देखते हैं। तो ये तो सेट हो गया है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ये मेरा सेकंड वाला कौन सा था? पी आई का था। पीआई का सर। और तीसरा था मेरा आई एम सी का। तो ये पीआई का रिजल्ट है, देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये पीआई की ट्रैकिंग थी और ये आईएमसी की ट्रैकिंग है। तो देखिए ट्रैकिंग किसकी अच्छी है? आईएमसी की। अगर आपको आईएमसी दिख रहा हो तो मैं रेड को थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मुझे रेड जो है वो 2 में चाहिए और एक कंटिन्यूअस चाहिए थोड़ा। ये देखिए आईएमसी की ट्रैकिंग है, जी रेड वाली सर, ट्रैकिंग बेस्ट। आईएमसी की है। बेस्ट है ना? जी सर। उस दिन हम लोगों ने पीआई किया तो लगा सबसे बेस्ट ये है, लेकिन पीआई को और ज़्यादा अच्छा ट्यून किया सकता है। ये अभी भी इसमें है, स्कोप है कि नहीं ऐसा पीआई का रिजल्ट इतना ही आ सकता है, और भी हमको ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन आईएमसी की ट्यूनिंग बहुत आसान है क्योंकि वो सिंगल पैरामीटर पे है ना। जी सर। तो इसका मतलब है कि ये मेरा आईएमसी भी वर्क कर रहा है, पीआई भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब हम मूव करते हैं पीएसओ की तरफ। अब आपका जी सर। पीएसओ के तरफ चलते हैं। तो पीएसओ की थोड़ी सी थ्योरी हमको देखनी पड़ेगी। तो इसकी जो कहानी है वो आप लोग सुनना चाहते हैं कि सीधे हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं? सर कहानी भी कुछ बता दीजिए। ओके, तो कहानी में इतना है कि सपोज कि जैसे, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। हाँ, ये इसको अच्छे से बताते हैं ना। देखिए, सपोज कि खाना खोजने के लिए 10 चिड़िया निकली जी यहाँ से। सर। ठीक है, कहानी जरा समझिएगा। डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो ये चिड़िया हैं कितनी है? तीन तीन छः, तीन त्रिका नौ, एक 10, 10 चिड़िया हैं। जी सर। अब ये कुछ इस तरह के झुंड में उड़ रही हैं। ठीक है, जी। अब ये झुंड में अपनी पोजीशन बदल सकती हैं, ये वाली यहाँ जा सकती है, ये वाली यहाँ। इनका रिलेटिव मोशन कुछ हो सकता है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि वो इस तरह के एक शेप में झुंड में उड़ रही हैं। अब ये जी खाना के सर। लिए उड़ चुकी हैं। अब सपोज यहाँ पे कहीं उनको कुछ फूड नजर आया। ठीक है, अब चूंकि अगर इस चिड़िया को देखा जाए तो इसके लिए पाथ ट्रेजेक्टरी अलग है, इसके लिए ट्रेजेक्टरी अलग है ना, और इसके लिए ट्रेजेक्टरी अलग है। तीनों के लिए अलग अलग ट्रेजेक्टरी है कि नहीं? जी सर। अगर मैं कहूं कि ये हम इसमें डायरेक्शन वाइज बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर हम ट्रांजेक्टरी की बात करें तो इसका जो एंगल बनेगा, है ना, वो अलग रहेगा और इसका जो एंगल बनेगा वो अलग आएगा। जी सर। तो अब ये चिड़िया पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन की कोडिंग ये कहती है कि ये चिड़िया जब इस खाने को अप्रोच करेगी तो इसकी अपनी खुद की एक वेलोसिटी होगी, है ना। जी किसी सर। मोमेंट पे इसका कोई एक पोजीशन होगा। तो इसके पोजीशन वेरिएबल होगा। समझिएगा, किसी एक मोमेंट पे इसका एक पोजीशन है, इसकी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी है। ठीक, अब इसमें एक वेरिएबल आता है C1 और C2 का। C1 ये कहता है कि करेक्शन फैक्टर है, कि जब ये टारगेट को देखते हुए चिड़िया आगे बढ़, इसको हम 1 मान लेते हैं, है ना, इसको हम 1 मान लेते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया क्या? इसको हम 1 मान लेते हैं, इस चिड़िया को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, वन। अब जब ये चिड़िया इसको देखती है तो इटरेशन 1 का मतलब है कि जब पहला मोमेंट है t बराबर 1, इसको एक खाना दिखा तो इसकी पोजीशन थी, ये x1 मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। C1 ये है कि जब ये अपने आप को करेक्ट करेगी, सपोज मान लीजिए कि पूरा का पूरा झुंड इस डायरेक्शन में उड़ रहा था, है ना, ये वाले डायरेक्शन में, लेकिन अब तो टारगेट इधर हो गया, पूरा कंबाइंड टारगेट इधर हो गया। जी सर। तो ये अपने आप को इस डायरेक्शन में उड़ने से इस डायरेक्शन तक लाने तक जो पहली बार इफर्ट मारेगी, जो करेक्शन करेगी, इसको कहेंगे C1। ठीक है, जी सर। और दूसरी बात कि ये जो पूरा का पूरा झुंड उड़ रहा है,
ये झुंड भी पहले इसी डायरेक्शन में चल रहा हो, माइट भी चिड़िया की डायरेक्शन थोड़ी बहुत दाएं बाएं रही हो, झुंड की डायरेक्शन अलग रही हो, लेकिन चिड़िया का इस झुंड में जो रोल था, अब वो कितना करेक्ट हो पाया झुंड के डायरेक्शन में, उसको कहा जाएगा C2। तो करेक्शन फैक्टर एक चिड़िया का खुद के साथ है, और दूसरा वो जो सबके साथ मिलके चल रही है जिसको हम सोशल करेक्शन कहते हैं, ये होता है उसका ग्रुप। इटसेल्फ के साथ में करेक्शन। ये होता है कि इस पूरे झुंड में उड़ने की वजह से पहले से और अब में कितना चेंज आया है, वो हम कहेंगे करेक्शन। ठीक है। जी सर। अब जब ये उस डायरेक्शन में उड़ रही होगी ना, तो इसने सिर्फ दो काम करना है, हर टाइम पे ये अपनी वेलोसिटी को अपडेट करती रहेगी। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं v t+1, इसका एक इक्वेशन बनता है, और दूसरा एक बनता है x t+1। ठीक है। अब इन दोनों का जी इक्वेशन सर। कैसे बनता है, अगर आपके पास वेलोसिटी पहले से अवेलेबल है, तो इस इक्वेशन को मैं दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम और अच्छी कहानी पढ़ेंगे इसकी, अभी तो मैं केवल पूरी कहानी बता रहा हूं क्या हो रहा है। हाँ, ये वेलोसिटी अपडेट करना है उसको। ठीक है। तो जो अगर वेलोसिटी अपडेट करना है, तो जो उसकी करंट वेलोसिटी है उसमें करेक्शन फैक्टर खुद का जो इटसेल्फ वाला है, उसमें एक रैंडम फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। रैंडम फंक्शन क्या होगा, वो वेट फंक्शन होगा एक तरीके से 0 और 1 के बीच का, जिसको हम W1 W2 करके नाम दिखाएंगे अभी। अब फिर क्या होगा, ये पी बेस्ट माइनस पी प्रेजेंट। अब कोई चिड़िया पहली बार अगर उड़ रही है तो उसकी पोजीशन जो पहले वाली है वो तो पी बेस्ट ही कहलाएगी, तो पी बेस्ट यही चला जाएगा, प्रेजेंट वही हो जाएगा। C2 करेक्शन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्रुप है उसके साथ में सेम वही रैंडम जी बेस्ट माइनस प्रेजेंट। तो ये ग्लोबल बेस्ट है, ये प्रेजेंट है, तो पहली बार में समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार ये लोकेशन को अपडेट कर दिया, इसको और समझते हैं। दूसरा इटरेशन में क्या होगा, दूसरी इटरेशन में क्या होगा, सपोज कि चिड़िया यहां से ना यहां तक चली गई, दूसरी स्टेशन में चिड़िया यहां से यहां तक चली गई। ठीक है। चिड़िया के लिए इसकी बेस्ट लोकेशन हो सकती है, सपोज मान लीजिए कि चिड़िया यहां पे आ गई, तो ये हो सकता है चिड़िया के लिए बेस्ट लोकेशन हो 1 के लिए। ऐसे यहाँ पे कितनी चिड़िया थी, 3-4 चिड़िया थी, ये दूसरी चिड़िया थी, ये दूसरी चिड़िया यहाँ पे आ गई सपोज कीजिए। ठीक है। जो चिड़िया है 1, ये जो बर्ड 1 थी, उसके लिए उसकी बेस्ट पोजीशन हुई, तो इसको हमने पी बेस्ट 1 कर दिया। ठीक है, पर्सनल बेस्ट है इसका ये। ठीक है ना, इसको हमने पर्सनल बेस्ट जी एक्सेप्ट कर लिया। सर। लेकिन हर चिड़िया की, जितने 10 चिड़िया थी ना, सबने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की होगी इस डायरेक्शन में आने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हो सकता है 10 के लिए अलग अलग लोकेशन आए हो यहाँ पे, है ना। इन सब में अगर मैं यस। मान लूं कि ये जो चिड़िया है, ये वाली चिड़िया, इसकी डायरेक्शन सबसे बेस्ट आ रही, सबसे नजदीक है इससे, तो इसको हम ग्लोबल बेस्ट का नाम दे देंगे। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 10 चिड़िया है ना, तो पहली बार मेरे पास एक्स की लोकेशन 10 होगी, है ना। हर एक चिड़िया की अपनी एक पोजीशन होगी, 10 पोजीशन हो जाएगा एक्स का। क्यों? जी सर। अब ये अगर चिड़िया की 10 लोकेशन हो गई, उसके बिहाफ पे उनकी वेलोसिटी होगी कुछ। जी सर, हर चिड़िया की हाँ, अलग अलग वेलोसिटी होगी। ठीक। अब क्या होगा, जब पी बेस्ट की बात की जाएगी ना, पर्सनल बेस्ट की बात, तो पहले इटरेशन के लिए जो उनका करंट लोकेशन होता है वही उनका बेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे, तो सारी चिड़िया की लोकेशन चेंज हो जाएगी, है ना। अब भाई जैसे सब एक्स से लेकर के थे, मतलब 10 चिड़िया का एक्स T1 था, सपोज T=1 पे, अब हम T=2 पे जब चलेंगे, तो सभी 10 चिड़िया के लिए एक्स वेरी कर गया होगा, है ना। जी सर। अब इस इटरेशन में जिस चिड़िया का एक्स सबसे नजदीक होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, वो आपका ग्लोबल बेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ग्लोबल बेस्ड। ग्लोबल बेस्ट माना जाएगा। ऐसे ही हम इसमें ये लूप चलाते रहेंगे हर बार, तो हर चिड़िया जो मान लीजिए कि अभी हो सकता है सेकंड वाली सबसे क्लोज में गई हो, अगर ये पूरा का पूरा जब झुंड आगे बढ़े और आगे डायरेक्शन में, तो पता चले तीसरी चिड़िया इस समय सबसे नजदीक आ गई। जब ये झुंड यहाँ बढ़ता और सपोज तीसरी चिड़िया यहाँ पे होती, ठीक है, दूसरी यहाँ पे होती, पहली यहाँ पे होती, कुछ इस तरह होती, अब तीसरी चिड़िया का लोकेशन पी बेस्ट बन गया। तो इसी तरीके से ये झुंड आगे बढ़ता चला जाएगा, और जो चिड़िया सबसे नजदीक रहेगी उसकी पोजीशन पी बेस्ट और पर्सनल बेस्ट का हो जाएगा। तो हम लोग उसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ते चला जाएंगे, तो हम उसकी लोकेशन और उसकी वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। सबसे लास्ट में जो सबसे बेस्ट वैल्यू मिलेगी, तो हम कहेंगे इस वैल्यू के लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, यही होता रहेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा।
क्लियर है? यस सर, ये सिर्फ क्लियर एक है सर। मोटा मोटी कहानी है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग। ये पावरफुल मेटा ह्यूरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है, ये इंस्पायर्ड है वार्म बिहेवियर और बर्ड फ्लॉकिंग या फिश की स्कूलिंग से होता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो पहला मॉडल आया था वो कोरियोग्राफी की गई थी चिड़िया के उड़ने की, चिड़िया किस तरह से झुंड में उड़ती हैं, कैसे इनका एक झुंड एक मतलब कि एक फिक्स पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, वो ग्रुप टूटता नहीं उनका, उसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, फिर उन्होंने बताया कि हाँ चिड़िया का झुंड इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यही है हमारा अपडेशन, जो हम कहते हैं वेलोसिटी और पोजीशन का अपडेशन हो रहा है, यही आपका वेलोसिटी और पोजीशन का अपडेट होता है कि अगर कोई चिड़िया का झुंड किसी एक टारगेट को अचीव कर रहा है तो ये झुंड में कैसे आगे बढ़ते हैं। इस पूरे झुंड की अपनी एक वेलोसिटी होगी और उसमें हर चिड़िया की एक अपनी वेलोसिटी होती है, अपनी एक डायरेक्शन होती है, उस तरह से उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो पढ़ने वाली बात है ये है, द मूवमेंट टूवर्ड्स ए प्रॉमिसिंग एरिया टू गेट द ग्लोबल ऑप्टिमम। सपोज यहाँ पे एक झुंड था, हमको यहाँ तक जाना था, तो मेरे पास कोई एक रेंज होगा कि हमको इसी तरह डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, और हमको इसका ऑप्टिमम प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे ग्लोबल ऑप्टिमम की बात की गई है, लोकल ऑप्टिमम में क्या होता है, हर एक चिड़िया का अपना ऑप्टिमम, लेकिन ग्लोबल क्या है, दसों में से जिसका सबसे बेस्ट आएगा वो ग्लोबल ऑप्टिमम हो जाएगा। क्लियर है? या जितनी भी एन नंबर जी ऑफ अगर बर्ड्स होंगी उनका जो ऑप्टिमम होगा वो आपका ग्लोबल कहलाएगा। ईच पार्टिकल एडजस्ट इस ट्रेवलिंग वेलोसिटी डायनेमिकली। अब जैसे यहाँ पे था ना कि जितने पार्टिकल हैं, जितने हमने नंबर ऑफ बर्ड्स लिया था वो पार्टिकल कहलाएगा, वो हर टाइम पे अपनी वेलोसिटी को अपडेट करता जाएगा और ग्रुप के साथ में, है ना, तो ग्रुप का भी वेलोसिटी अपडेट हो रहा है प्लस इंडिविजुअल बर्ड का हो रहा है। और हर एक पार्टिकल क्या ट्रैक करता है, इट्स बेस्ट रिजल्ट फॉर हिज और हर नोन एज पर्सनल बेस्ट। तो ये अपना पर्सनल बेस्ट भी चूज करता है। जब सबका पर्सनल आ जाएगा, सपोज यहाँ पे 10 का बेस्ट आ गया है, तो मुझे पता है कि मेरा टारगेट ये है, तो 10 के बेस्ट में जो सबसे बेस्ट होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, जी बेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जी बेस्ट। जी सर। अब हर पार्टिकल अपने आप को किस तरीके से अपडेट करता है, कौन कौन सी चीजों को देख करके, ईच पार्टिकल मॉडिफाइड इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स करंट लोकेशन। अभी कहाँ पे है और टारगेट किधर है, तो उसको किस जगह जाना है, तो उसका करंट वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट वेलोसिटी करंट पोजीशन, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है घटानी है, कितना तेज बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी ये अपडेट होते रहना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन करंट पोजीशन एंड पी बेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द करंट पोजीशन एंड जी बेस्ट, ठीक है ना। तो वो जो जी बेस्ट है, जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया यहाँ पे चल रही है, उसको भी ट्रैक करेगा भाई, अगर मेरा पोजीशन खराब चल रहा है तो मेरे आगे जो आगे सही चल रहा है मैं उसको अपना टारगेट बना लूंगा, ठीक है। तो इसका अपना पी बेस्ट जी है, लेकिन जो जी बेस्ट है वो उसको भी ट्रैक करता रहेगा, ठीक है ना। जी सर। और इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर तो हमने नंबर ऑफ डायमेंशंस लिखे हैं। देखिए कौन कौन से पैरामीटर है, तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉब्लम आएगी ना, वो हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि एक चिड़िया है वो झुंड में जा रही है, वो खाना पकड़ने जा रही है, तो आप लोग बताइए इस कितने समय में या किस लोकेशन में सबसे अच्छा वो कैच कर लेगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन दिया है एफ एक्स करके, समझिएगा, ठीक है ना। तो ये समथिंग एक्स का कोई एक पॉलिनोमियल होगा, क्यों, जी सर। अगर मैं यस कहूँ सर। कि y बराबर एफ एक्स मेरा कोई दिया है, तो एक ये x का कोई एक पॉलिनोमियल होगा, हमने nth ऑर्डर का मान लिया। तो अब ये जितने ऑर्डर का होगा मैं कहूंगा कि उसमें उतने ही वेरिएबल होंगे। तो सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 था या 3 था, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए मेरे पास। तो ये इसका जी सर। डायमेंशन कहलाता है, ये प्रॉब्लम की डायमेंशन हो गई कि अगर मेरे पास जो मेरा प्रॉब्लम है, जिस फंक्शन को मैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज या ऑप्टिमम करने जा रहा हूँ, ऑप्टिमम का मतलब है कि उसका या तो ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड आउट बेस्ट। करना है या ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना है, उसका बेस्ट लेना है। तो ये जो डायमेंशन होती है उस फंक्शन में जितने भी वेरिएबल आपके आ रहे हैं, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन का कितना ऑर्डर का है, वो किसका सोल्यूशन कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। यस सर। अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड, अब x1 x2 x3 तो आ गया है, लेकिन इसमें x1 और x1 x2 x3 ये कहां से कहां तक लाई करता है, इसका डोमेन क्या है, ठीक है ना। हेलो। जी सर। तो इतने वेरिएबल्स तो आपके पैरामीटर हो गए प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि जब आप प्रॉब्लम दे रहे होंगे कि मुझे ये सॉल्व करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं और उनकी डोमेन क्या है, ठीक है ना।
उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है। अब ये वेरिएबल जो आते हैं ये आपके आते हैं किसके, पीएसओ के, पीएसओ के वेरिएबल है। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता होना चाहिए कि कितने, जैसे उस झुंड में कितनी चिड़िया, जैसे बोल रहे थे ना हम लोग, तो कितने पार्टिकल उस प्रॉब्लम के लिए वर्क करेंगे। जितने नंबर ऑफ जी पार्टिकल लेंगे या जितने नंबर ऑफ आप इटरेशन लेंगे, उतना ज्यादा वो लूप देर तक रन करेगा, लेकिन रिजल्ट आपका बेस्ट देगा। क्लियर हो गया। जी सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन यही है, इसको हम टी से बताते हैं कि जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार वो अच्छे से उसको ट्रेस कर पाएगा, है ना। यस सर। इनर्सिया, अपना इनर्सिया का जी मतलब बेस्ट होता फाइंड है, करने का प्रयास करें। हाँ, इनर्सिया का मतलब होता है कि किसी चीज का वेट फंक्शन, जैसे मैं कहूं कि मेरा एक कोई एक हम ऐसा ना फर्ज करते हैं कि ये जो मेरा प्रॉब्लम था ना, ये मेरा किसी एक प्लांट का था। ये मेरा कोई एक प्लांट था जहां पे 3 वेरिएबल मेरे वेरी कर रहे थे। जैसे x1 हो गया मेरा, यहाँ पे टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ठीक है ना, ठीक है। जी सर। और ये मेरा हो गया इरेडियंस, IRR। मान लीजिए कि मैं एक बात कर रहा हूँ इसकी पीवी एरे की, और पीवीआर तीसरा की। वेरिएबल ये मैंने मान लिया कि इस पे जो डस्ट लगी हुई है, ठीक है ना, डस्ट। जी तीनों ही इसकी परफॉर्मेंस को वेरी करेंगे, आउटपुट तो आपका वीपीवी आएगा, या आईपीवी मान लीजिए, या वीपीवी आईपीवी मान लीजिए, ठीक है ना। अब पीपीआईपीवी। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें इरेडियंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि जो, जैसे अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, डिग्री सेंटीग्रेड, इरेडियंस IR, और तीसरा मैंने लिया था डस्ट का, तो मैंने इसको DUST कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये सबसे ज्यादा उसको अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी W की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका वेटेज बताया जा रहा है जी कि कौन उस प्लांट में कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरा वेट फंक्शन होता है। वो मेरा क्या होता है, इनर्सिया होता है या वेट होता है, कि जो वेरिएबल है x1 x2 x3, वो उसमें कौन कितना इंपॉर्टेंस है। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा उसकी वैल्यू 0 से 1 में होगी, लेकिन 1 की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है ना। जी सर। अब C1 और C2 की बात करेंगे तो ये आपके करेक्शन फैक्टर होते हैं, कोई कोरिलेटिव फैक्टर बोलता है, जिसमें जो C होता है वो पार्टिकल का अपना खुद के साथ में करेक्शन होता है, ठीक है ना, पार्टिकल अपने आप को देखे कितना करेक्ट कर रहा है। और जो C2 होता है वो उसका सोशल इन्फ्लुएंस होता है, कि वो उस पूरे ग्रुप में होने की वजह से कितना अपने आप को करेक्ट कर रहा है। जैसे भाई आप अगर किसी लाइन में चल रहे हैं, तो आप पहले तो अपने को देखेंगे कि भाई अगर मुझे गड़बड़ी पता चल रही कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, तो पहले तो मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, ठीक है ना। सपोज ये वाला यस सर। इस डायरेक्शन में गया, लेकिन झुंड देखा कि झुंड और इधर जा रहा था, तो ये थोड़ा सा अपने आप को और इधर कर लिया, जिसने अपने आप को 2 बार करेक्ट किया। पहला, इसको खुद जब अपने में पता चला कि मेरा ट्रैक क्या है, मुझे अपना पी बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कितना मूव करना है या कितना टर्न होना है, तो वो करेक्शन फैक्टर C1 कहलाएगा। लेकिन अगर इसको ये पता चल जाए कि नहीं झुंड पूरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको उस झुंड के अनुसार अपने आप कितना करेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका C2 कहलाएगा, ठीक है ना। जी सर। अब ये कहानी आप लोग एक बार थोड़ा सा थ्योरी को ऐसे ही मैंने लिखा है स्टोरी लाइन में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये आप लोग कोड मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। जी सर। तो मैं सिंपली आता हूँ अपने कोड पे, बाकी इसको आप पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। ऐसे तो पूरा क्लास बहुत लेंदी जी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आज इसको समअप करना है, या इसको 2 पार्ट में कर दे पीएसओ को। सर 2 पार्ट में कर दीजिए सर। चलिए, तो ठीक है, आराम आराम से चलते हैं तब। As stated before, PSO simulates a behavior of bird flocking. Suppose the following scenario: a group of birds are randomly searches food in an area. There is only one piece of food in the area being searched. All the birds do not know where the food is, but they know how far the food is in each iteration. देखिए, वो यहाँ से उड़ना चालू कर रही है, उनको दिख गया फूड कहाँ पे है। एग्जैक्टली उनको अभी पूरी लोकेशन नहीं पता है, बस वो क्या कर रही है, एक छोटे छोटे इटरेशन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। वो अलग अलग डिसीजन अपना ट्रैक कर रही है, इस तरह से उन्होंने इस फूड को ट्रैक किया, ठीक है। तो ये इटरेशन 1 2 3 4, इस तरह से इसका इटरेशन बढ़ेगा। तो अब देखिए, जितना ज्यादा इटरेशन होगा ना, उसका करेक्शन उतना अच्छा आएगा। सपोज कि सीधा अगर हम इसको इटरेशन 3 ही देते,
सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इटरेशन 5 बार आपने चलाया और हम कहते कि नहीं हमको इटरेशन केवल 3 बार चलानी थी, तो इस डायरेक्शन में ना वो बढ़ते 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 यहाँ तक चला आता झुंड, ठीक है। अब अपने आप को करेक्ट करता तो क्या पता कहीं तक और पहुंच जाता, फिर अपने आप को करेक्ट करता तो क्या पता कहीं पे और पहुंचता। तो ये जरूरी है कि इटरेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। यस सर। PSO learned from the scenario and use it to solve the optimization problem in PSO. Each single solution is a bird in the search space. We call it particle. जो आप n की वैल्यू बात कर रहे हैं कि हमने इतना पार्टिकल लेना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, या पार्टिकल कहलाएगा। all the particles have fitness value which are evaluated by the fitness function to be optimized and have velocities with direct the flying of the particle. The particles fly through the problem space by following the करंट ऑप्टिमम पार्टिकल्स। उनकी जो भी वैल्यू है करंट में क्या है, फिर उसके बाद उनको अपना एक्स, अपना पोजीशन और अपना वेलोसिटी भी अपडेट करते रहना टाइम टाइम पे, ठीक है। पीएसओ इज इनिशियलाइज्ड विथ ए ग्रुप ऑफ रैंडम पार्टिकल्स, ठीक है। हमने वहां पे कुछ रैंडम नंबर देना है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हम उसमें रैंडम नंबर देते हैं। एंड देन सर्च फॉर ऑप्टिमा बाइज अपडेटिंग जनरेशन, वो एक एक इटरेशन पे अपडेट होता रहता है। In every iteration, each particle is updated by following two best values, P best and G best के लिए। उसमें उसका फिटनेस फंक्शन क्या है वही उसको उसके करीब तक लेके जाता है। तो यही वाली इक्वेशन वहां पे लिखी गई थी। तो यहाँ पे जैसे है कि फॉर ईच पार्टिकल इनिशियलाइज पार्टिकल इन, तो हमने यहाँ पे जितने पार्टिकल थे सबको एक्टिवेट कर दिया है। ये उसका बस एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने कहा डू, एक एक पार्टिकल अपना फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसके अनुसार वो अपना पी बेस्ट देखेगा, पी बेस्ट के बाद वो अपना सेट करंट वैल्यू एज द न्यू पी बेस्ट, तो जो उसकी करंट लोकेशन उसको पी बेस्ट के रूप में चूज कर लेगा, फिर इंडिकेट कर देगा। फिर वो अपना बेस्ट पार्टिकल लेकर के, मतलब कि जो भी, जैसे अब यहाँ पे 100 पार्टिकल थे तो 100 में से वो छांटा जाएगा कि जो पी बेस्ट सबसे बेस्ट आया होगा। सपोज यहाँ पे 10 चिड़िया थी, 1 2 3 4 करके 10 थी, यहाँ पे 5वीं नंबर का जो होगा वो सबसे जी बेस्ट आ गया। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टोर करेंगे, 10 चिड़िया के लिए पी बेस्ट हमने स्टोर कर लिया और उसमें से जो 5th नंबर का था उसको हमने जी बेस्ट को दे दिया। तो जितनी बार इटरेशन रन होगा उतनी बार हर चिड़िया का पी बेस्ट आएगा इस लूप तक। इस लूप में क्या होगा, हर चिड़िया अपना पी बेस्ट निकाल के लेके आएगी, और जो ये लाइन होगी मतलब उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उस पी बेस्ट में से जो सभी चिड़िया का अपना पी बेस्ट आया उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम ग्लोबल बेस्ट को डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये वैल्यू जो है जी बेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होगा, हर चिड़िया अपना अपडेट करेगी, उसको करंट वेलोसिटी और पोजीशन को वो कैलकुलेट करेगी, फिर अपने आप को अपडेट करेगी, फिर यहाँ पे ये लूप बन जाएगा। और फिर ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक जो आपने बाउंड्री दी है मिनिमम एरर की वो कंप्लीट ना हो जाए। एक्चुअली बाउंड्री जो मिनिमम एरर की होती है ना वो हमारी इटरेशन पे चलती है कि हम कितने इटरेशन तक इसको चलाना चाहते हैं। क्लियर है? यस सर। कुछ नहीं हो रहा है, आपने सबसे पहले 100 पार्टिकल डिसाइड कर दिया, तो अब ये हो गया कि ये 100 पार्टिकल है और इसमें वेरिएबल 3 है, तो ये लूप चलता रहेगा, कितने बार कितने पार्टिकल कितने इटरेशन के लिए वो लूप चलता रहेगा, ठीक है। हर पार्टिकल क्या करेगा, अपना पी बेस्ट निकालेगा, ठीक है। अब ये लूप जब 100 बार चल जाएगा तभी ना सबका पी बेस्ट निकल के आएगा। जब इनका सबका पी बेस्ट निकल के आ जाएगा तो उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा ना उसकी लोकेशन और उसकी वैल्यूज को हम जी बेस्ट मान के रख लेंगे, ठीक है ना। जी बेस्ट में दो वैल्यू आएंगी, एक तो जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगा, और दूसरा ये 10 में से कौन से नंबर पे आया तभी ना पता लगेगा कि हाँ ये किसका वैल्यू है। तो यहाँ पे उसको इंडेक्स नाम से दिया जाएगा कि एक तो उसकी वैल्यू आएगी, दूसरा उसका इंडेक्स, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है। अगर ये 10 में से 5वें पोजीशन पे, इसका मतलब जो 5वां पार्टिकल वो सबसे जी बेस्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। तो ये कोड पे सीधे चलते हैं, वहां पे और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखे गए हैं कि अगर हमारा C1 C2 C1 ग्रेटर देन 0 है, C2 बराबर 0 है, तो ऑल पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि C1 0 का मतलब कि उसका अपना खुद का इन्फ्लुएंस है लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस नहीं है। अरे भाई जब आप सोशल इन्फ्लुएंस नहीं रखिएगा तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, है ना। जी सर। फिर C1 ग्रेटर देन 0 है, C2 बराबर 0 है, ये क्या है, ये गलत लिखा गया है, इसमें 0 नहीं होगा। ऑल पार्टिकल्स आर
अट्रैक्टेड टू सिंगल पॉइंट इन द इंटायर सॉर्म, तो यहाँ भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना। इफ C1 बराबर C2 नॉट इक्वल टू 0 आर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एवरेज ऑफ P बेस्ड एंड G बेस्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे PSO और जेनेटिक एल्गोरिथम का कुछ कंपेरिजन है, वो आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी में। इसका एडवांटेज क्या होता है, इनसेंसिटिव टू स्केलिंग ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स। अब अगर आपके पास वेरिएबल की संख्या 10 या 20 हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है, ठीक है ना। क्यों कि ये क्या जी करेगा, सर। हर एक वेरिएबल में से तो ये तो एक ही बेस्ट निकालेगा ना भाई। यस जिस सर। समय अगर आपने पार्टिकल सपोज लिया 10 का, ठीक है, और आपने सॉरी सपोज इसमें वेरिएबल 10 थे और आपने पार्टिकल ले लिया 100, तो हर बार ये 10 का 100 बार लूप चलेगा, तो ये सबसे जो बेस्ट आएगा ना उस समय बता देगा कि उस समय x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू क्या है, ये सबको एक ही बार में निकाल के दे देगा। यहाँ इस बेस्ट वैल्यू के लिए सबका इंडिविजुअल इतना इतना वैल्यू था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो गए तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इजली पैरेललाइज्ड फॉर कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, सही बात है, ये हर बार में सबकी वैल्यूज को एक बार में पैरेलल में पी बेस्ट निकालता है, उसके बाद ये जी बेस्ट निकालता है। इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल है ना ये सबका पैरेलल में बेस्ट निकालते हुए चलता है। डेरिवेटिव फ्री, कोई दिक्कत इसमें डेरिवेशन का कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें जो एरर आ रही है, या जैसे अगर आपने पीआईडी लिया होगा और भी जो हमने ट्रैकिंग वाले प्रॉब्लम देखे थे, तो उसमें क्या होता था कि जो एरर होती थी वो एरर को कुमुलेटिव करके चलता था, तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेरी फ्यू एल्गोरिथम पैरामीटर्स, इसमें एल्गोरिथम पैरामीटर केवल 3 4 5 होते हैं। C1 C2 होता है आपका, इटरेशन होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल n होता है, और आपको उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, उसमें वेट फंक्शन लेके चलना पड़ता है ना। ए वेरी जी सर। इफिशियंट ग्लोबल सर्च एल्गोरिथम, इसमें ग्लोबल ऑप्टिमम फाइंड आउट करने में एरर नहीं होती है, इजी वे में हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, पीएसओ ऑप्टिमम लोकल सर्चेबिलिटी इज वीक। अगर आपको कितना भी घूम के जाना, जैसे इसका ऑप्टिमम लोकल सर्चेबिलिटी, इसको जो भी ग्लोबल बेस्ट फाइंड आउट करना है वो उसके लिए इजी है, लेकिन लोकल अगर बेस्ट ढूंढना होता है तो इसमें थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। अब चलिए एक हम प्रॉब्लम है जो हमने मैटलैब में लिखा हुआ है, इसको सब लोग देखते रहिएगा, और इसको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ मैटलैब में, फिर ऐसा सब लोग लिखते चलेगा। तो पहले आप लोग ना एक फन डॉट एम नाम से, या एक नया आप लोग क्या करिए, न्यू पे क्लिक करिएगा, वहां पे स्क्रिप्ट आएगा, तो आप लोग सबसे पहले एक नई स्क्रिप्ट खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। यस सर। हो गया। जी सर, शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मैटलैब में जाइएगा, अपना न्यू एडिटर विंडो में एक नया एडिटर विंडो खोलिएगा, और उसको कंट्रोल एस करके फन डॉट एम का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, फन डॉट एम। जी सर। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे तो थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। ओके सर। मेरा भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा सारा कोड, हो सकता है कहीं पे भूल रहा हूँ। हम कोड बता रहे हैं ना लाइन बाय लाइन। ओके सर, तब हो गया है सर उतना। हाँ, अब क्या करना है, टिक आपको पता है किस लिए होता है, हो सर। टिक टिकटॉक बताया था ना, टाइमिंग के लिए कितने देर तक कोड रन कर रहा है। हमने ओके फॉर्मेट सर, याद है। डिसाइड कर दिया, हाँ हमने फॉर्मेट डिसाइड किया, शॉर्ट ई टाइप का ये भी आपको बताया गया है, क्लियर, और सीएलसी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ना ये पार्ट देखिए मैंने सब कमेंट आउट किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो है फंक्शन आपको अलग से एक प्रोग्राम बना के लिख लेना है, तो हमने लिखा है डिफाइंड आउट, यहाँ पे लिखा है मैंने कि इसको जो है आपको अलग से एक प्रोग्राम बना के लिख लेना है फंक डॉट एम नाम से, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने पहले ही कह दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या है वो लिखते समझते हैं। पहले ही सबसे लाइन में हमने लिखा है फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब कि मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं जिसका आउटपुट वेरिएबल आउट नाम से है, ठीक है, फंक्शन का नाम fun है, और उसके लिए इनपुट क्या होगा, x वेरिएबल होगा, ठीक है ना। जी सर। इसको लिख लीजिए आप लोग ये वाला, यहाँ पे परसेंटेज मत लगाइएगा, बाकी सब ठीक है। तो आपको इतना लिखना है, फंक्शन स्पेस आउट इक्वल टू फन डॉट एक्स। इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक फंक्शन नाम से वेरिएबल वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, जिसमें अगर हम एक्स इनपुट करेंगे तो कुछ एक आउटपुट बन के आएगा, जहां पे एक्स और आउटपुट का कोई एक रिलेशन है जो हम डिफाइन करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। जी सर।
अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल है जिसको मैंने कहा x, ठीक है ना, और x में 3 वैल्यूज हैं, x1 है, x2 है और x3 है, ठीक है। जी तो सर। अगर आप इस x1 की वैल्यू को केवल कॉल करिएगा तो कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा x1 बराबर, क्या लिखेगा, x है और रो कुछ भी हो, कॉलम पहला होना चाहिए, है ना। अगर ये ऐसे ही x का ढेर सारा वैल्यू आ जाए, x2 का ढेर सारा वैल्यू आ जाए और x3 का ढेर सारा वैल्यू आ जाए, तो मुझे अगर x1 सिलेक्ट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, x1 बराबर x, रो कुछ भी हो, कॉलम 1 हो। इसी तरीके से मैं लिखूंगा x2 बराबर x ले ले और उसमें से रो कुछ भी हो, कॉलम दूसरा हो, यही लिखा जाएगा। सिमिलर मैनर में जी सर। x3 लिखा जाएगा x3 बराबर x, रो कुछ भी हो, कॉलम तीसरा हो, ऐसे लिखा जाएगा ना। जी सर। तो सेम यहाँ पे हमने काम किया है कि मेरे पास x मेरा इनपुट वेरिएबल है जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरी 3 वेरिएबल है, जिसका मतलब है कि फंक्शन हैज 3 वेरिएबल x1 x2 एंड x3, ठीक है। जी सर। इसको लिख लीजिए आप। हो गया यहां तक। जी सर। अब देखिए, अब हम समझते हैं, देखिए हमारा फेज 1, ये इसमें 7 फेज आते हैं टोटल। 7 फेज में पहला फेज होता है कि हमको अपना फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो हम देखिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लिखा रहा है ना, उसमें लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू 10, दिख रहा है ये वाला, समझ में आ रहा है सबको कि लिखना पड़ेगा, जी सर। समझ में आ जा रहा होगा। तो एक्चुअल में मेरे पास कुछ इस तरह का एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x1 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 20, ये 20 है, हिल जा रहा है, 20 x1 x2 प्लस ब्रैकेट में x3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये कोई एक फंक्शन दिया आपका, ठीक है। जी सर। अब उसने कहा कि इस पूरे फंक्शन में कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों का सम इक्वल या लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस x3, ठीक है, ये लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, दूसरी कंडीशन। और इसने एक बाउंड्री दी कि x1 x2 और x3 each and individual variables are lies between 0 to 10, ठीक है। जी सर। अब सपोज कि x1 की वैल्यू भी 0 से 10 के बीच में है, x2 की वैल्यू भी 0 से 10 के बीच में है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ने पे ये 5 से कम या बराबर आना चाहिए। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस x3, जब इसको करेंगे तो ये लेस देन आपका 10 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 आना चाहिए। इस कंडीशन में अगर x1 x2 x3 की वैल्यू दिया हो तो आपको फंक्शन है 10 ब्रैकेट में x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20 x1 x2 प्लस x3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका इस पूरे फंक्शन को अगर आप करिए तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आ सकती है उसके लिए आपको x1 x2 और x3 निकालना है। जब आप इसको भाई प्लॉट कीजिएगा, एक्चुअल तरीके से क्या हो गया, आपके पास कोई एक x1 x2 x3 वेरिएबल के लिए प्लॉट आएगा, हर बार x1 x2 x3 की वैल्यू बदलेगी। तो जहां पे इस पूरे फंक्शन का सबसे मिनिमम मिल जाएगा, सपोज यहां पे है, या मैं कह दूं कि कहीं यहां पे आ जाएगा,
ठीक है। तो उस समय x1 x2 और x3 की क्या वैल्यू रही होगी वो आपको बताना है। इस प्रॉब्लम का ये मेन मोटो है। ठीक है, काइंड समझ में आ गया सबको? जी सर। तो अब आप लोग यहाँ पे इसका कोड कर लीजिए, है ना। ये वाले कोड पूरा लिख लीजिए, fx वाला कोड पूरा लिख लीजिए आप लोग। ये वाला पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक का लिख लीजिए, यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद का कोड मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सीधे कोड इस यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको ये लाइन लिखना था, आपको ये लाइन लिखना था, फिर आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, जी सर। अब हमने यहाँ पे कंडीशन नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया जो नल वेरिएबल है, कि कंडीशन नाम का कुछ है जिसमें पहला कंडीशन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 5। इसका मतलब ये इस वाले कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। इसको इस तरीके से लिखा गया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 5, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाएगा कि आपको 0 के एक साइड में लेके आना पड़ेगा सारे कांस्टेंट को। ठीक है ना, जी सर। यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, इसलिए सेम टू सेम यही कंडीशन लिख दी गई, जिसको हमने कंडीशन 2 के नाम से लिख दिया। ठीक है, जी सर। अब जो तीसरी कंडीशन दी थी कि ये x1 x2 और x3 हर एक वेरिएबल 0 से 10 के बीच का होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड 10 हो जाएगा और लोअर बाउंड मेरा 0 हो जाएगा x1 x2 और x3 के लिए। ठीक है ना, अब इतना अभी हम देखिए अपर बाउंड लोअर बाउंड डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में करेंगे। अभी हमने केवल कंस्टेंट यहाँ पे दे दिया है कि पहला कंस्टेंट ये है कंडीशन 1, दूसरा कंस्टेंट मेरा ये है। क्लियर है ना। जी इसके सर। बाद हम पेनाल्टी डिफाइन करते हैं एक एक कंस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितने कंस्टेंट हैं, 2 कंस्टेंट थे, पहला और दूसरा, 2 कंस्टेंट हैं। हेलो, जी सर। अब हम इसके लिए पेनाल्टी डिसाइड करते हैं। पेनाल्टी का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर i इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ कंस्टेंट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कंस्टेंट की लेंथ क्या है, 2 है। भाई आपने कंस्टेंट 1 कंस्टेंट 2 दो डिसाइड किया है। जी सर। इफ कंस्टेंट 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये कहानी अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो 1 आ जाए। मतलब कि अगर पहला लूप चला और कंस्टेंट 1 ट्रू हुआ तो उसको 1 लिख दे, है ना। इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, जी सर। अगर नहीं हुआ तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब उसको नलीफाई कर दे, ये कंस्टेंट नहीं फॉलो हो रहा है। तो ऐसा दोनों ही कंस्टेंट के लिए वो हर बार चेक करेगा कि जो x1 x2 और x3 की वेरिएबल की वैल्यू जो लेके आएगा ना, वो यहाँ पे रख के उसको चेक करेगा कि क्या वो कंस्टेंट 1 जैसे एक बार पहले के लिए चलेगा। तो अगर वो जो सेट आ रहा है x1 x2 x3 की वैल्यू का जो सेट मिलेगा, वो उसको इसमें रख करके चेक करेगा कि क्या वो कंस्टेंट 1 के लिए पहले एक बार 1 के लिए चेक करेगा। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आया कि वो इस कंस्टेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो वो उसको 0 कर देगा। 0 का मतलब है कि अगर आप किसी चीज में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो ओमिट हो जाएगा, उसको छोड़ दिया गया एक तरीके से ना। और अगर वो 1 जी आ सर। गया कि ट्रू हो गया कि हाँ ये कंस्टेंट को जस्टिफाई कर रहा है, ये मीट कर रहा है कंडीशन को, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और 1 पेनाल्टी से मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेनाल्टी इक्वल टू 1000 हमने ले लिया, 10,000 हमने ले लिया, यहाँ पे एक फैक्टर लिया है। और देखिए जो आउटपुट आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आउटपुट क्या निकल के आएगा, फंक्शन प्लस पेनाल्टी, पेनाल्टी की ये वैल्यू इनटू सम ऑफ पेन। अब यहाँ पे सम ऑफ पेन क्या आ जाएगा, 1 या 0 के फॉर्म में आएगा कि कितनी बार 1 आया है कितनी बार 0 आया है। तो वो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको डिफाइन कर देगा यहाँ पे। ठीक है ना। जी सर। अब इसके बाद हम पीएसओ पैरामीटर पे आते हैं, अपने फेज 2 पे आते हैं। तो जैसे आपको बोला गया था कि लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, तो लोअर बाउंड मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया,
x1 के लिए 0, x2 के लिए 0, x3 के लिए 0। अगर किसी का डिफरेंट होता तो यहाँ पे उसका वैल्यू अलग अलग लिख सकते थे आप, ठीक है ना। जी सर। ऐसे ही हमने अपर बाउंड लिखा, x1 का अपर बाउंड, x2 का अपर बाउंड, x3 का अपर बाउंड। अगर ये सिमिलर नहीं होते तो उसको आप अलग अलग लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। जी सर। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट तीनों वेरिएबल हम, हाँ बोलिए। तीनों वेरिएबल का सर जो बाउंड लिमिट है क्या अलग अलग भी हो सकती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें दो राय नहीं कोई। लेकिन सर दोनों का तो बेस्ट पोजीशन एक ही है, दोनों को एक ही गोल अचीव देखिए करना है। x1, x2, x3 एक वेरिएबल टर्म है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या हो सकता है, किसी प्लांट के लिए जो आप इनपुट दे रहे हैं। अब मैं कहूं कि यहाँ पे एक वोल्टेज है, एक की वैल्यू जो है, सपोज वोल्टेज नहीं, एक वैल्यू अभी मैंने बताया ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया वेरिएबल, एक इरेडियंस हो गया, ठीक है। और एक आपका कोई एक और वैल्यू और होगी, ठीक है, डस्ट हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया। तो क्या तीनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? नो सर, डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट हो सकती है। हमने जो न्यूमेरिकल जी सर। फॉर्मूला लिया हुआ है उसमें हमने x1, x2, x3 लिया है। हमको कैसे पता कि वो तीनों सेम ही हो सकते हैं? अगर आप इसको डिफरेंट जी मान के भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। और जब आप क्रॉस चेक कीजिएगा तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा होगा। इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? हम उस फंक्शन को, दिए हुए फंक्शन को एक्चुअल में प्लॉट करें डिफरेंट डिफरेंट x1 और x2 की वैल्यू के लिए, ठीक है। जैसे आप नेस्टेड फॉर लूप जी चलाते हैं, अगर आप, ये मैं आपको प्रॉब्लम अपने से करने के लिए दूंगा कि सेम फंक्शन को आप फॉर x1, फिर फॉर x2, फिर फॉर x3, ऐसे ही 3 लूप बना करके x1, x2 और x3 के लिए आप इस पूरे प्लांट को, इस पूरे प्लॉट को रन कराइए। और जिस वैल्यू में सबसे मिनिमम आ जाए, जहां पे इस प्लॉट का मिनिमम आ जाए, उस समय x1, x2, x3 की क्या वैल्यू रही होगी वो आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ओके सर। और तब जाके इस पीएसओ के रिजल्ट से मैच कराना है कि ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।